तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान के अखबारी तराशे अल्फ लैला की कहानियां हैं। ये कोई सबूत नहीं होते, इन पर हमारा वक्त क्यों जाया किया। दरखास्त गुजार ने सच को खुद ही दफन कर दिया। अखबार में खबर आए कि अल्लाह दित्ता ने अल्लाह रखा को कत्ल कर दिया है, तो क्या फांसी दे देंगे। अखबार एक दिन की खबर होता है, अगले दिन उसमें पकौड़े फरोख्त होते हैं। पहले आपने 4 फ्लैटों का कहा, अब 1982 से लेकर अब तक की दस्तावेजात जमा करा दी। इन दस्तावेजात का कोई सर है न पैर। पैनामा केस में तहरीक इंसाफ के पेश करदा शवाहिद पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सात 100 सफहात एक तरफ से और 1600 सफहात दूसरी तरफ से जमा कराए गए। हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं कि दस्तावेजात फीड करें और जवाब आ जाए। नैब और दीगर इदारों की नाकामी का मलबा हम पर मत डालें। इतनी दरखास्तें आ रही हैं कि शायद अलग से सेल खोलना पड़े। बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तफ्तीशी इदारा नहीं। बहुत ज्यादा दस्तावेजात आ गई कि असली और नकल का पता ही ना चले। इस तरह तो इस केस का फैसला 6 माह में भी मुमकिन नहीं। हम सिर्फ लंदन में खरीदे गए फ्लैटों पर फोकस करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 2006 से पहले मेफेयर के फ्लैट आले सानी फैमिली की मिल्कियत थे। मियां शरीफ और उनकी फैमिली को इस्तेमाल के लिए दिए, तोहफे में नहीं दिए गए थे। कतर के साबिक वजीर आजम हमद बिन जासिम का खत अदालत में पेश। पाकिस्तान से कोई पैसा बाहर नहीं गया। मियां शरीफ को दुबई की स्टील मिल के लिए शेख राशिद अल मखतूम ने सरमाया फराहम किया। वजीर आजम के बच्चों के वकील अकरम शेख की अदालत में दलील। अदालत ने कहा वजीर आजम के मौक़िफ़ और आपके दलाइल में फर्क है। अकरम शेख ने जवाब दिया वो हसन हुसैन और मरियम नवाज की तरफ से पेश हो रहे हैं। वजीर आजम का जवाब उनके वकील सलमान असलम बट ही देंगे। मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज ने पैनामा लीक्स केस में अपना जवाब शवाहिद और दस्तावेजी सबूतों की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। हार्वर्ड कैनेडी लॉ फर्म से तस्दीक शुदा दस्तावेजात के मुताबिक हुसैन नवाज कंपनियों के मालिक और मरियम नवाज उनकी ट्रस्टी हैं। जमा कराई गई दस्तावेजात बरतानिया की किसी भी अदालत में काबिल कबूल हैं। पैनामा केस में कहानियां बदलती जा रही हैं। अब रायविंड से दुबई और दुबई से कतर पहुंच गए। क्या पहले नहीं पता था जो अब बता रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सारी कौम को पता है इस कहानी ने पिछले 7 महीने में कितनी कलाबाजियां खाई हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई तो सब झूठ सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब की जलन के लिए कौन सी बरनौल हमें तैयार करनी पड़ेगी, इस पे हम आजकल गौर करें। इमरान खान के लिए बरनौल तलाश करें। हसद का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक पैनामा केस में सबूत पेश न करने पर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा खान साहब सिर्फ डायलॉग ही बोलते हो, अदालत सबूत मांगे तो कचरा उठा लाते हो। सिर्फ इल्जाम तलाशी करने से बेहतर है फास्ट बॉलिंग की कोचिंग कर लो। अनूश रहमान ने कहा शॉर्टकट के मुतलाशी वजीर आजम पर इल्जामात लगा रहे हैं। इमरान खान और एतजाज बार बार वजीर आजम पर हमला करते हैं। शेख रशीद अहमद ने पैनामा केस की समाअत के दौरान कहा कि वो अपना केस खुद लड़ रहे हैं, हालांकि लायर नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि आप लॉयर नहीं हैं या लायर नहीं, तो भरी अदालत में कहे गूंज उठे। पाकिस्तान को तरने वाला न समझा जाए, किसी भी जारहियत का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ की नई दिल्ली को वार्निंग। भारत कंट्रोल लाइन पर कशीदगी बढ़ाकर खित्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरे से 2-4 कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। परवेज मुशर्रफ की सियासत में वापसी की खबरों पर चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का रद्द अमल। कहा एक ऐसा शख्स जिसने इस मुल्क को तबाह कर दिया, उसके बारे में हम सोचें कि वो वापस आकर मुल्क में सियासत करे। सब सियासतदानों के लिए वो आखिरी दिन होना चाहिए। इमरान खान ने तुर्क सफीर की दरखास्त भी ठुकरा दी। तुर्क सदर के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का बॉयकॉट करने का ऐलान।
कहा जब तक वजीर आजम नवाज शरीफ खुद को अदालत से क्लियर नहीं कराते इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तुर्क सदर और अवाम का बेहद एहतराम है, लेकिन ऐसी पार्लियामेंट में नहीं जा सकते जहां करप्शन केसेस में मुलव्विस वजीर आजम मौजूद हों। इमरान खान ने तुर्की की तारीखी दोस्ती का भी लिहाज नहीं किया। पार्लियामेंट के बॉयकॉट का फैसला अफसोसनाक है। इमरान खान के फैसले पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। जहांगीर बद्र की नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जेब कटी और आज सोए में जूते चोरी हो गए। सेनेटर सईद गनी और शौकत बसरा अपने ड्राइवरों के जूते पहनकर वापस गए। गुज़िश्ता रोज वजीर आला सिंध और खुर्शीद शाह के पर्स और मोबाइल फोन चोरी हुए थे। मौला बख्श चांडियों ने अपना पर्स बचाया, निशाना सीधा नवाज लीग पर लगाया। अगर नून लीग की हुकूमत है तो जो भी यहाँ आए जेब में बचा के आए। अभी मैंने पर्स निकाल के अपने भाई को दे दिया। लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में दिन की रोशनी में सबके सामने टारगेट किलिंग की वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान कॉलेज प्रोफेसर राव अल्ताफ का पीछा करते हुए आए, मसरूफ सड़क पर गाड़ी का रास्ता रोका और फायरिंग करके फरार हो गए। मकतूल के हमजुल्फ राना कैसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ को ऑपरेशंस में पेशरफ्त, आरजी बेघर अफराद की वापसी और कबायली इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल राहील ने मुकर्ररा वक्त तक बाकी बेघर अफराद की वापसी मुकम्मल करने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने यूनुस खान स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी इफ्तिताह किया। अक़वाम मुत्तहिदा का लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी कशीदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में बुरहान वानी की शहादत के बाद सूरत हाल खराब हुई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। एक दूसरे के दाखिली मामलात में मुदाखलत न करने की बुनियाद पर मुज़ाकरात की यकीन दहानी। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे बदस्तूर जारी। सदर ओबामा का कहना है कि इंतखाबी मुहिम चलाने और हुकूमत करने में फर्क है। जिस तरह की सदारती मुहिम थी उसके बाद जरूरी है कि इत्तेहाद का पैगाम दिया जाए। ट्रंप को अपना मौजूदा मिजाज तब्दील करना होगा वरना काम नहीं चलेगा। पाकिस्तानी मुआशरे में मर्दों पर भी तशद्दुद होता है। औरतें मर्दों के हाथ तोड़कर घरों से निकाल देती हैं। मर्दों के लिए भी कानून साजी की जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इजलास में रुकन साहिबजादा महमूद कासमी की तजवीज। हुकूक़े मर्दा के नाम से मॉडल बिल लाए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी शाहीन कीवीज के शिकार के लिए तैयार। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट कल क्राइस्ट चर्च में होगा। ग्रीन शर्ट जीत के लिए पुराज़्म। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम कहते हैं टीम का असल इम्तिहान कल है, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी होगा। वादिये मेहरान की पहचान, अमन और मोहब्बत के सफीर सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 273 में उर्स का आगाज। दूर दूर से अकीदतमंदों की हाजिरी। लतीफी राग, मुशायरे, सकाफती नुमाइश भी तकरीबात का हिस्सा। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद शेख ने तहरीक इंसाफ के वकील से कहा कि आपने अखबारी तराशे जमा करा दिए हैं। अखबारी तराशे अल्फ लैला की कहानियां हैं। अल्फ लैला की कहानियों पर हमारा वक्त क्यों जाया किया? अखबार में खबर आ जाए कि अल्लाह दित्ता ने अल्लाह रखा को कत्ल कर दिया तो क्या फांसी दे देंगे? अखबार एक दिन खबर होता है, अगले रोज उसमें पकौड़े फरोख्त होते हैं। पीटीआई ने 600 से जायद सफहात की दस्तावेजात जमा कराई जिनका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं। दरखास्त गुजार ने सच को खुद ही दफन कर दिया है।
बुखारी ने जो कागजात जमा कराए उनकी जरूरत नहीं थी। अखबारात के तराशे कोई सबूत नहीं होता। पनामा लीक्स केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद शेख ने पीटीआई के वकील हामिद खान को मुखातिब करके कहा कि आपने अखबारी तराशे जमा कराए हैं, वो अल्फ लैला की कहानियां हैं। अल्फ लैला की कहानियों पर अदालत का वक्त क्यों जाया किया? क्या किसी अखबार की खबर पर किसी को फांसी हो सकती है? अखबार में खबर आ जाए कि अल्लाह दित्ता ने अल्लाह रखा को कत्ल कर दिया है तो फांसी दे देंगे? अखबार एक दिन खबर होता है, अगले रोज उसमें पकौड़े फरोख्त होते हैं। दौरान समाअत एक मौके पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि पहले आपने 4 फ्लैट्स का कहा, अब 1982 से लेकर अब तक की दस्तावेजात जमा करा दी। इन दस्तावेजात का कोई सर है न पैर, सारा मवाद रिकॉर्ड पर है। इसको कमीशन तस्लीम नहीं करता तो कहेंगे कि सारा रिकॉर्ड नहीं देखा। अगर सारे रिकॉर्ड का जायजा लिया तो 6 माह में भी रिपोर्ट नहीं आएगी। वो दस्तावेजात दें जिनसे मामलात आगे बढ़ाए जा सकें। अखबारी खबर की बुनियाद पर फैसले नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि एक तरफ से 700 सफहात, दूसरी तरफ से 1600 सफहात जमा कराए गए। हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं कि दस्तावेजात फीड करें और जवाब आ जाए। नैब और दीगर इदारों की नाकामी का मलबा हम पर मत डालें। इतनी दरखास्तें आ रही हैं कि शायद अलग से सेल खोलना पड़े। बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तफ्तीशी इदारा नहीं। बहुत ज्यादा दस्तावेजात आ गई और असल और नकल का पता ही ना चले। इस तरह तो इस केस का फैसला 6 माह में भी मुमकिन नहीं। हम सिर्फ लंदन में खरीदे गए फ्लैटों पर फोकस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पानामा केस की समाअत अहम तरीन मरहले में दाखिल हो गई। पीटीआई और शेख रशीद अहमद के बाद वजीर आजम के बच्चों ने भी शवाहिद जमा करा दिए। अकरम शेख ने कतर के शहजादे हमाद बिन जासिम का खत भी अदालत में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पानामा केस की समाअत की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 700 सफात एक तरफ से 1600 दूसरी तरफ से जमा कराए गए। हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं कि दस्तावेजात फीड करें और जवाब आ जाए। नैब और दीगर इदारों की नाकामी का मलबा हम पर मत डालें। इतनी दरखास्तें आ रही हैं कि शायद अलग से सेल खोलना पड़े। बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तफ्तीशी इदारा नहीं। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि चेयरमैन नैब खुद साख्ता जिला वतनी में चीन चले गए हैं, हम क्या करें? जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि कमीशन जरूर बनाया जाए ताकि सबको अपने सबूत पेश करने का मौका मिले। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिराजुल हक की दरखास्त मुकम्मल तहकीकात से मुताल्लिक है, बताएं क्या ये हमारे लिए मुमकिन है? तारिक असद एडवोकेट ने कहा कि ये बहुत अहम केस है, तेज रफ्तारी से चलाने में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये हमारा काम है, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। 1947 से तहकीकात शुरू हों तो 20 साल लगेंगे। करप्शन की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। किसी ABC ने करप्शन की है तो नीचे अदालतें मौजूद हैं। अदालत ने फरीके मुकदमा बनने की मुख्तलिफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी और कहा कि फरीकैन एक दूसरे के साथ दस्तावेजात का तबादला करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी कोशिश थी इतना मवाद आए कि 2-3 रोज में जायजा लेकर खुद फैसला करें। हमारा तासुर दुरुस्त साबित नहीं हुआ। बहुत ज्यादा दस्तावेजात आ गईं कि असल और नकल का पता ही ना चले। इस तरह तो इस केस का फैसला 6 माह में भी मुमकिन नहीं है। हम सिर्फ लंदन में खरीदे गए फ्लैट्स पर फोकस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने कहा कि जो दस्तावेजात हुकूमत की जानिब से जमा कराई गई हैं, उन्हें देखने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया जाए। अदालत ने समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन नासिर मुगल, एजाज हैदर, खलीक अहमद, साथी रिपोर्टर्स कंबर जैदी, आमना आमिर, मोना खान और नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पनामा केस की समाअत के दौरान हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज के वकीलों ने साबिक वजीर आजम कतर का मेफेयर फ्लैट्स की मिल्कियत से मुताल्लिक खत अदालत में पेश किया। जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि यह बयान वजीर आजम के अवामी बयान के बरअक्स है।
पनामा केस में हसन हुसैन और मरियम नवाज के वकील अकरम शेख ने कतर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हम्माद बिन जासिम की जानिब से खत अदालत में पेश किया। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या कतर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म गवाही के लिए अदालत आएंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि शेख साहब, क्या आपको इस दस्तावेज की हसासियत का इल्म है? आप कहना चाहते हैं कि गैर मुल्की हुकूमती सरबराह ने आपको तोहफा दिया है। जस्टिस इजाजुल अहसन का कहना था कि ये तो सुनी सुनाई बातों का हवाला है। हम्माद बिन जासिम ने अपने खत में लिखा कि 2006 से पहले ये फ्लैट अल्तिहानी फैमिली की मलकियत था। अल्तिहानी फैमिली ने यह फ्लैट मियां शरीफ और इनकी फैमिली को इस्तेमाल के लिए दिया हुआ था। ये फ्लैट तोहफे में नहीं दिए गए थे। अकरम शेख ने मेफेयर फ्लैट्स के हवाले से दुबई स्टील मिल्स के हिस्से की फरोख्त का हवाला दिया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट में कहा था कि अजीजिया मिल फरोख्त करके फ्लैट्स खरीदे। दस्तावेजात और वजीर आजम के बयान में फर्क है। इस पर अकरम शेख ने कहा कि वो हसन हुसैन और मरियम नवाज की तरफ से पेश हो रहे हैं और नताइज से बेपरवाह होकर अदालत की मावनत करेंगे। वजीर आजम का जवाब उनके वकील सलमान असलम भट्ट ही देंगे। मेफेयर फ्लैट और ऑफशोर कंपनियां कैसे बनाई, पैसा कहां से आया? हुसैन नवाज, मरियम नवाज और हसन नवाज के वकील ने सब कुछ अदालत को बता दिया, शवाहिद भी जमा करा दिए। मेफेयर फ्लैट, नेल्सन और नेस्कोल कंपनियां हुसैन नवाज को 2006 में कतर के आल सानी खानदान के साथ कारोबारी मामला तय होने पर मुनाफे की रकम से मुंतकिल हुई। ये कोई तोहफा नहीं। देखिए अब्दुल करीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। वजीर आजम के बच्चों के वकील अकरम शेख एडवोकेट ने हसन हुसैन और मरियम नवाज की तरफ से इजाफी बयान दाखिल किया। बयान में कहा गया है कि मरहूम मियां शरीफ हमारे दादा थे। इत्तफाक फाउंड्री शरीफ खानदान की मलकियत थी। 1972 में इत्तफाक फाउंड्री को जबरदस्ती कौमिया लिया गया, जहां तक के इत्तफाक फाउंड्री के लॉकर्स में रखे जेवरात और रकम भी जब्त कर ली गई। 1973 में मियां मोहम्मद शरीफ को हुकूमती नाइंसाफियों के बायस मुल्क छोड़ना पड़ा और वो मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल हो गए। दुबई में गल्फ स्टील मिल्स लगाई। उस वक्त की दुबई हुकूमत ने मियां शरीफ के इल्म और स्टील की सनत के तजुर्बा के बायस अराजी लीज पर दी और बिजली, पानी, गैस के कनेक्शंस लगाने की मंजूरी भी दी। स्टील मिल्स के लिए दुबई बैंक से कर्ज लिया गया। पाकिस्तान से कोई रकम मुंतकिल नहीं की गई। जवाब में कहा गया है कि मियां शरीफ मरहूम ने तारिक शफी और मोहम्मद हुसैन के नाम पर अपने कारोबार को बढ़ाया। मियां मोहम्मद हुसैन की वफात के बाद इनके कानूनी वारिसों ने दुबई स्टील के शेयर्स और इनके जिम्मे अदायगियां मियां शफी को मुंतकिल कर दी, जो मियां शरीफ की तरफ से कंपनी के वाहिद मालिक थे। 1978 में मियां शफी ने दुबई स्टील के 75% शेयर्स अब्दुल्ला कायद अहली को फरोख्त करके अपने जिम्मे दुबई बैंक की रकम अदा की और सैफरी की मुआहिदा के तहत कंपनी का नाम तब्दील करके अहली स्टील मिल्स कंपनी रखा गया। अब्दुल्ला कायद अहली इसके 75% शेयर्स के मालिक थे। 25% शेयर्स मियां शरीफ के थे। 1980 में मियां शरीफ ने खुद को स्टील के कारोबार से अलग किया और बाकी मांदा 25% शेयर भी अब्दुल्ला कायद अहली को फरोख्त किए और इससे हासिल होने वाले 1 करोड़ 20 लाख दिरहम की रकम कतर के अल्तिहानी खानदान के रियल एस्टेट के कारोबार में लगाई। नेल्सन और नेस्कोल कंपनियों के मलकियती लंदन के फ्लैट नंबर 16, 16A, 17 और 17A अल्तिहानी खानदान के थे। जवाब में कहा गया है कि दरीना कारोबारी ताल्लुकात और दोस्ती के बायस अल्तिहानी खानदान ने ये फ्लैट मियां शरीफ मरहूम और इनके अहले खाना को रहने के लिए दिए और किराया समेत तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किए। साल 2000 में जब मियां शरीफ को जलावतन किया गया तो मियां शरीफ ने अल्तिहानी खानदान को कहा कि इनकी लगाई गई रकम और फवायद पोते हुसैन नवाज के नाम मुंतकिल कर दिए जाएं। 2006 में अल्तिहानी खानदान और हुसैन नवाज के माबैन कारोबारी मामला तय हुए और मेफेयर फ्लैट और कंपनियां हुसैन नवाज के नाम पर मुंतकिल हुई। ये कोई तोहफा नहीं था। मरियम नवाज 2006 की ट्रस्ट डीड के मुताबिक सिर्फ ट्रस्टी हैं। अब्दुल करीम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। शेख रशीद लायर या लॉयर, पनामा केस में दिलचस्प मुकालमा आपको बताएंगे, लेकिन यहां आपको खबर दें, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के फोन्स, व्हाट्सएप और स्नैपचैट मैसेज तक रसाई दी जाए। आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट ने इस हवाले से गुफ्तगू शुरू कर दी है। एंटी करप्शन यूनिट आईसीसी का मशकूक क्रिकेटर्स के गिर्द घेरा तंग करने पर गौर। आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट 2017 में मामले पर बोर्ड से मंजूरी भी लेगा। पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा, चित्राल और स्वात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और अब बताया जा रहा है कि ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई, जिसका मरकज कोहे हिंदू कश में था और इसकी गहराई 189 किलोमीटर बताई जा रही है। पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, नौशहरा, चित्राल और स्वात में ज़लज़ले के झटके, ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 जबकि इसकी गहराई 179 किलोमीटर, मरकज कोहे हिंदू कश।
और अब पैनामा केस में आज होने वाला दिलचस्प मुकालमा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने पैनामा केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा कि वो अपना केस खुद लड़ रहे हैं, हालांकि वो लायर नहीं, लॉयर यानी झूठा और लॉयर यानी वकील का लफ्ज बोलने में मौजूद एक बारीक से फर्क पर अदालत में कहे गूंज उठे। उन्होंने मुझे मशवरा दिया, सियासत से पीछे होकर आप अगर वकालत करें तो मेरा ख्याल है बहुत ही कामयाब जो है वकील होंगे। आप सियासत की बजाय कोई और काम कर लें तो इसका मतलब यह है कि आप फारिग आदमी हैं। पानामा केस में एक दरखास्त गुजार शेख रशीद अहमद भी हैं। अदालत में केस की समाअत के दौरान शेख रशीद ने जब अपने देसी लहजे में कहा कि वो लायर नहीं फिर भी अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, तो इस पर अदालत ने कहा कि आप लायर नहीं या लॉयर नहीं, तो बड़ी अदालत में कहे गूंज उठे। चीफ जस्टिस अनवर धीर जमाली ने शेख रशीद से कहा कि आप सियासत की बजाय वकालत इख्तियार करते तो कामयाब रहते, मगर मामला यहीं खत्म न हुआ और अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अगर शेख रशीद अहमद ने इस मुकालमे को अपनी तारीफ समझा तो ख्वाजा साद रफीक ने यह कहकर आईना दिखा दिया कि शेख रशीद की मत मारी गई है। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप सियासत से पीछे होकर आप अगर वकालत करें तो मेरा ख्याल है बहुत ही कामयाब जो है वकील होंगे। उन साहब की तो बिल्कुल अकल मारी गई। अगर मुझे कोई 40 साल सियासत के बाद ये कहे, कोई शख्स भी, कि आप सियासत की बजाय कोई और काम कर लें तो इसका मतलब ये है कि आप फारिग आदमी हैं। तो उनको वो समझ रहे हैं कि उनको तारीफ उनकी की गई है, उन्हें तो आज सनद मिल गई है कि वो सियासत में फारिग आदमी हैं। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत के बाद हुकूमती रहनुमाओं ने तो बहुत जारहाना अंदाज में गुफ्तगू की, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतहाई मोहतात दिखाई दिए। शुरू हो गए। समाअत के बाद पीटीआई रहनुमा कोर्ट रूम से बाहर आए तो बहुत फिक्रमंद नजर आए। शाह महमूद कुरैशी को इस बात की फिक्र हुई कि कहीं इमरान खान यहीं सहाफियों से गुफ्तगू न शुरू कर दें। तो शुरू हो गए। कौन? शेख रशीद। अच्छा, नहीं खान साहब तो अंदर हो सकता है, खान निकल गया हो। खान तो नहीं है। खान साहब खान साहब नहीं खान साहब ये कौन? वो है ना, वो खड़े हैं सामने। फिक्रमंद शाह महमूद कुरैशी साथियों से इस मकालमे के बाद इमरान खान के पास पहुंचे, जहां इमरान खान ने उनकी इस परेशानी को दूर कर दिया कि उन्होंने साथियों से कम आज की समाअत के बारे में कोई बात नहीं की। कोर्ट रूम के बाहर इस मोहतात फिक्रमंद अंदाज से बाहर आने वाले पीटीआई रहनुमा इमरान खान की क़यादत में बनी गाला की तरफ रवाना हुए। इमरान खान हो या जहांगीर तरीन या हो शाह महमूद कुरैशी, सबके चेहरों पर आज की समाअत का असर वाज़े नजर आया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के बुलंदबांग दावे खोखले निकले, सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा है इंसाफ मिलेगा। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद कहते हैं दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, सरहदों पर हमला भी पैनामा लीक्स की वजह से हो रहा है। मैंने कहा जनाब आप जल्दी फैसला करें, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, वरना ये महात्मा गांधी के डॉक्यूमेंट ले आएंगे और मैंने चीफ जस्टिस से कहा मोदी उसको टेस्ट भी कर देगा। इमरान खान साहब की जलन के लिए कौन सी बरनौल हमें तैयार करनी पड़ेगी, इस पे हम आजकल गौर कर रहे हैं। जलन का, जलापे का, हसद का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। जो बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाते थे तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो सारे दावे जो है खोखले निकले और उन दावों की हकीकत जो है वो सारी आपके सामने खुल के आ गई। किसी भी वक्त पाकिस्तान से एक पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफर नहीं हुआ। आज उन्होंने फिर तहरीक इंसाफ को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उनके रवैये से साफ जाहिर हो रहा है कि वो अपने इक़्तिदार की कश्ती को डूबने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी मौक़िफ़ दिया, कहा कि पनामा केस में कहानियां बदलती जा रही हैं। पहले रायविंड से दुबई, दुबई से जद्दा, जद्दा से मेफेयर लंदन, अब कहानी बदलकर रायविंड से दुबई, दुबई से कतर और कतर से मेफेयर लंदन पहुंच गई। क्या पहले नहीं पता था जो अब बता रहे हैं? पहले कहानी थी फ्रॉम दुबई, नहीं, रायविंड टू दुबई, दुबई से जद्दा और जद्दा से मेफेयर। अब ये नई कहानी आई है कि रायविंड से दुबई, दुबई से कतर और कतर से आप पहुंच गए हैं मेफेयर। तो ये एक चेंज हुई है बड़ी स्टोरी, और ये स्टोरीज चेंज होती रही हैं। हम क्योंकि सब जुडिस है, हम इसके ऊपर अब डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन सारी कौम को पता है कि ये पिछले 7 महीने में ये कितनी कलाबाजियां खाई हैं इस स्टोरी ने। एक झूठ 100 और ये वाजे हो गया कि आप जब एक शुरू में गलत झूठ बोल देते हैं, उसको कवर करने के लिए फिर आपको मजीद झूठ बोलने पड़ते हैं। और ये अभी आपके सामने झूठ आ जाएंगे इंशाल्लाह जब ये हेयरिंग शुरू होगी। वज़ीर आज़म के बच्चों ने पनामा केस में दस्तावेजी सबूत और शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। दस्तावेजात के मुताबिक हुसैन नवाज कंपनियों के मालिक और मरियम सफदर उनकी ट्रस्टी हैं। द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हार्वर्ड कैनेडी लॉ फर्म ने ट्रस्ट डीड के असल होने की तस्दीक की है और ये ट्रस्ट डीड हुसैन नवाज के हक में किसी भी बरतानवी अदालत में काबिल कबूल है। अदालत को जमा कराए गए शवाहिद और दस्तावेजात के मुताबिक ट्रस्ट 3 कंपनियों कूपर ग्रुप, नास्कोल लिमिटेड और नेल्सन लिमिटेड के हवाले से कायम किया गया और इसका मुआहिदा हुसैन नवाज और मरियम सफदर के दरमियान हुआ। दस्तावेजात में हुसैन नवाज को कंपनियों का बेनिफिशरी जबकि मरियम सफदर को ट्रस्टी जाहिर किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक ये मुआहिदा 2 फरवरी 2006 को तय पाया। दस्तावेजात के मुताबिक बेनिफिशरी हुसैन नवाज ट्रस्टी यानी मरियम सफदर की जानिब से कंपनी पर किए गए तमाम अखराजात अदा करेंगे। हुसैन नवाज के इंतकाल की सूरत में मरियम सफदर कंपनी के तमाम शेयर्स फरोख्त करेंगी और हासिल शुदा रकम को अगर बेनिफिशरी का कोई खर्च हो तो उसकी अदायगी के बाद इस्लामी शरई खवानीन के मुताबिक और तनासुब से तकसीम करेंगी। दस्तावेजात के मुताबिक ट्रस्टी यानी मरियम सफदर के इंतकाल या उनकी माजूरी की सूरत में ट्रस्टी के तमाम शेयर्स बेनिफिशरी यानी हुसैन नवाज की मिल्कियत में चले जाएंगे और तमाम उमूर की निगरानी के लिए ट्रस्टी किसी अहल पेशावर और आजाद पार्टी को मुकर्रर कर सकता है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पीटीआई फसाद फिल-अर्द गिरोह बन चुका। इमरान खान सबूत पेश नहीं करते, कचरा और रद्दी का टुकड़ा ले जाते हैं। अनुशा रहमान कहती हैं कौम के सामने खुद को सच्चा और इमरान खान को झूठा साबित करेंगे। दानिया अजीज ने इमरान खान को बाबाए ऑफशोर करार दे दिया। देखिए अरशद वही चौधरी की रिपोर्ट। इमरान खान बचगाना, जिद और अनापरस्ती की सियासत करते हैं। बाज़-औक़ात ऐसी कैफियत में चले जाते हैं जहां सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। आज तक जितने झूठ बोले न शर्म आई न कौम से माफी मांगी। इमरान खान कौमी सलामती और मफादात के लिए खतरा बन गए हैं। कभी वो, कभी नाम निहाद फरजंदे पिंडी और कभी एतजाज एहसन जलन निकालते हैं। इन सब को इलाज की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने जो पार्लियामेंट में कहा और जो अदालत में पेश किया उसमें कोई तजाद नहीं। ये कहना था वफाकी वज़ीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में। खान साहब आप डायलॉग ही बोलते रहते हैं कि फलां करप्ट है, फलां करप्ट है, सबूत तो आप लाते नहीं हैं। और जब सबूत लाने की बारी आती है तो रद्दी के टोकरे उठा के आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाते हैं, सबूत की बजाय कचरा ले जाते हैं वहाँ पे। और फिर जब 3 वॉल्यूम लेके जाते हैं तो खुद ही शर्मसारी होती है आपके वकील को, तो वो कहते हैं जी ये 2 वॉल्यूम तो एक तरफ कर दें। अगर वो पेश नहीं करने थे तो लेकर क्यों गए थे? एक सवाल पर साद रफीक ने कहा कि ताहिरुल कादरी में अब पहले वाली शिद्दत नहीं रही तो हम उनसे छेड़खानी क्यों करें। वज़ीर मुमलिकत अनुशा रहमान का कहना था कि वज़ीर आज़म के बच्चे पाकिस्तान के रिहायशी नहीं, वो चाहते तो किसी पाकिस्तानी अदालत में पेश न होते, लेकिन वो पेश हुए और एक एक इल्जाम का सबूत दिया है। इमरान खान के सबूत कहाँ हैं? इमरान खान और एतजाज एहसन साहब बार बार वज़ीर आज़म पर हमला करते हैं और बावजूद इसके कि वो ये जानते हैं बात कि मोहतरम वज़ीर आज़म का नाम ना तो पनामा पेपर्स में मौजूद है, ना ही लंदन के फ्लैट से उनका कोई ताल्लुक है, ना ही वज़ीर आज़म मोहतरम का नाम किसी ऑफशोर कंपनी में है, ना ही वज़ीर आज़म का कोई बच्चा उनका डिपेंडेंट है। उसके बावजूद ये जो हमला है इसके पीछे कुछ और छुपा है।
दानियाल अजीज ने कहा कि इमरान खान बाबाए ऑफशोर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते क्यों मांगे? हमें तो 24 घंटे मिले थे, उन्हें हफ्ता दिया गया। वजीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने ऐसा शख्स बैठा होता है जो अदालती मफरूर है, वो अपनी फिक्र करे। इमरान खान ने तुर्क सफीर की दरख्वास्त भी ठुकरा दी। तुर्क सदर के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कहा, जब तक वजीर आज़म नवाज शरीफ खुद को अदालत से क्लियर नहीं कराते इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तुर्क सदर और अवाम का बेहद एहतराम है, लेकिन ऐसी पार्लियामेंट में नहीं जा सकते जहां करप्शन केसेस में मुलव्वस वजीर आज़म मौजूद हों। रिक्वेस्ट की तुर्की के एम्बेसडर ने, वो हमने बड़ी सीरियसली की। हम इस नतीजे पे आए कि हम ये बॉयकॉट खत्म नहीं कर सकते। जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पे। आप अगर वो साबित कर लेते हैं अपने आप को बेकसूर सुप्रीम कोर्ट के सामने, हम चले जाएंगे असेंबली में। तुर्क सफीर की दरखास्त की कदर, तुर्क सदर और अवाम का बेहद एहतराम, लेकिन ऐसी पार्लियामेंट में नहीं जा सकते जहां करप्शन केसेस में मुलव्वस वजीर आज़म मौजूद हों। तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का फैसला सुना दिया। इमरान खान का कहना था, अदालत कह रही है कि केस को तूल नहीं देंगे। इनकी भी यही ख्वाहिश है कि अदालत खुद फैसला करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हुकूमत के ताखीरी हरबों के बावजूद वो केस की जल्द तकमील के लिए अदालत की मदद करेंगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं तो जो भी उनका फैसला होगा वो हमें कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो जाते ही ना। तुर्क सदर का खिताब सुनने के लिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाने या न जाने के मामले पर PTI के अरकान तकसीम हो गए। इमरान खान की ज़ेरे क़यादत तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदर की कहानी सामने आ गई। शाह महमूद कुरैशी, शीरी मजारी, शफकत महमूद और सरवर खान इजलास में शिरकत के हामी थे। जहांगीर तरीन, मुराद सईद खान और अली मोहम्मद खान ने शिरकत की मुखालिफत की। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तैयब अर्दोवान के खिताब के लिए पार्लियामेंट में जाने से शिरकत से अच्छा पैगाम जाएगा। तहम ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इजलास में जाने की भरपूर मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में फरीक बनने की 4 दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून के जवाबात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म भी दे दिया गया। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा कि तारिक असद एडवोकेट ने धरना रोकने और दीगर अरकान असेंबली को फरीक बनाने की जो मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की वो गैर मुअस्सिर होने की बुनियाद पर खारिज की जाती हैं। अदालत ने फरीक मुकदमा बनने के लिए अफशां गजनफर एडवोकेट और बैरिस्टर जफरुल्लाह समेत 4 अफराद की दरखास्तें भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस केस में मजीद किसी को फरीक बनाना मुनासिब नहीं समझती। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफशोर कंपनी से मुतालिक तहकीकात की दरखास्त पर इमरान खान और जहांगीर तरीन को जवाब दाखिल कराने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी है। दरखास्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने दायर की है, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। फरीकैन ने जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत की दरखास्त की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। हनीफ अब्बासी ने अदालत से यह इस्तदा भी की है कि इस दरखास्त को पनामा लीक से मुतालिक दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करके लार्जर बेंच में इसकी समाअत की जाए। वो इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं बिल्कुल साफ और शफाफ हूँ, आज उनकी जब तलाशी लेने की बारी आई तो उन्होंने उसी तरह अली अमीन गंडापुर की तरह तलाशी देने से इनकार कर दिया। पूरे मुल्क और कौम के सामने मैं इनको फाइनेंशियली करप्ट भी साबित करूंगा, मॉरली करप्शन के ऊपर हमारी जुबान बंद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कल जेब कटी और आज जूते चोरी हो गए। सेनेटर सईद गनी और शौकत बसरा के जूते आज लाहौर में जहांगीर बद्र के रस्म कुल के मौके पर चोरी हुए। दोनों रहनुमाओं को अपने ड्राइवरों के जूते पहनकर वापस जाना पड़ा। गुज़िश्ता रोज खुर्शीद शाह, मुराद अली शाह और मंजूर वस्तान ने शिकायत की थी कि जहांगीर बद्र के जनाजे के दौरान जेब कटने से वो मोबाइल फोन और नकदी से महरूम हो गए थे। इसी जेब कटने के मामले पर मुशीर इत्तलात सिंध मौला बख्श चांडियों ने दिलचस्प तबसरा किया। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जो भी यहाँ आए अपनी जेबें बचा कर आए। मैंने खुद अपना पर्स भाई के पास रखवाया है। कल वज़ीर-ए-आला सिंध का और वसान साहब का मोबाइल चोरी हुआ, सबकी जेबें कटी हैं, तो क्या पंजाब ये बेहतर हुक्मरानी है पंजाब की। अच्छा चांडिया साहब ये बताइएगा कि अभी अगर नून लीग की हुकूमत है तो जो भी यहाँ आए जेब में बचा के आए। अभी मैंने पर्स निकाल के अपने भाई को दे दिया।